हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन आरआरबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे मैं मेरा वीडियो में ऑलरेडी मैंने बोला था आप लोगों की इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, आप मेंशन कीजिए, मैं उसी के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं वही आप लोगों का जो छोटा से छोटा क्वेरीज हो वही लेकर आया हूं। तो वीडियो का एंड तक बनी रहेगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिए जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बच्चों का फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू है आरआरबी एंड बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी एक दो बार अपियर कर चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं, फ्रेशर है, उन लोगों को बहुत ज्यादा क्वेरीज होता है, छोटा छोटा क्वेरीज होता है। एंड जो बच्चे ऑलरेडी एक दो बार उनका तो एक्सपीरियंस होता है, उनका भी छोटा छोटा क्वेरीज उनका भी रहता है। ठीक है, तो आज वही छोटा छोटा क्वेरीज के बारे में हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। जैसे ड्रेस के ऊपर, टाई के ऊपर, क्लीन शेव हो गया, विश कैसे करें, उसके बाद लैंग्वेज, आपका सर्टिफिकेट्स के ऊपर, नेटिव के ऊपर एंड एनओसी के ऊपर। यही है हम लोग आज का टॉपिक। इसी के ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। अगर ये टॉपिक को छोड़ के भी अगर आपको और भी कुछ जानना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिस्कशन करूंगा कि आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए। तो जब आप एक पीओ का इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको यह सोचना है कि आप एक पीओ हो। ऐसा मत सोचिए कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो। नो, आपको यह सोचना पड़ेगा कि आप एक आपका हायर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में जा रहे हो। तो आपका उस टाइम में क्या होगा कि कौन सा ड्रेस पहनने से आपको जचेगा, किस तरह आप लुक देने से आपका वो डेकोरम में आप फिट हो पाओगे, आप वो फील करोगे। तो अगर जो भी आप कपड़ा पहनते हो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट पहनिएगा। अगर आपने अगर पैंट लाइट पहना तो शर्ट आपका डार्क होना चाहिए। अगर आप शर्ट आपने लाइट पहना तो पैंट आपका डार्क होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कपड़ा वेयर करो, मेरे हिसाब से वो फॉर्मल होने से बहुत ही अच्छा एक लुक देगा। उसके साथ साथ आप चीजों को देख लीजिए, क्योंकि बहुत जो कपड़े का कलर होता है ना वो बॉडी कॉम्प्लेक्शन का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर कलर हर बॉडी कॉम्प्लेक्शन को सूट नहीं करता है। तो आप जब एक इंटरव्यू पैनल में एंट्री करोगे, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा उसका ऊपर भी मार्क्स रहेगा। अब जो इंटरव्यू पैनल में होते हैं ना, उन लोग का थिंकिंग क्या होता है कि जो बच्चे को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनका ड्रेसिंग सेंस भी ऐसा होना चाहिए कि उनको देखने में भी लगे कि वो पीओ है। तो आपको भी उसी तरह ड्रेसअप करना है कि आपको देखने से भी ऐसा फील हो कि आप भी एक बैंक का ऑफिसर हो मेरे हिसाब से। तो उसी के हिसाब से आप ड्रेसअप कीजिए। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा कि सर टाई पहनूं या ना पहनूं, मैं अगर बोलता हूं टाई 100% पहनिए, क्योंकि टाई आपका बॉडी में एक अलग लुक देता है। आप टाई ऑलवेज कॉन्ट्रास्ट पहनिए। अगर आपका शर्ट लाइट हो तो टाई डार्क होना चाहिए, एंड अगर आपका शर्ट डार्क हो तो टाई लाइट होना चाहिए। ये टाई का रूल होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी टाई आप लो वो कॉन्ट्रास्ट कलर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, सर ब्लेजर पहनना या कोट पहनना जरूरी है क्या? अगर ब्लेजर पहनने लायक वेदर है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा ब्लेजर पहनिए। तो अगर आप ब्लेजर पहन लेते हो ना तो आप एक प्रॉपर गेटअप में आ जाओगे एक ऑफिसर का। देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा एंड आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि जब आप एक ब्लेजर, एक फॉर्मल पैंट के साथ, एक टाई के साथ एक अगर ब्लेजर पहनते हो ना, खुद को भी देखने में बहुत अच्छा फील होता है एंड आपको खुद को भी एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट आएगा जो एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में आपको सहायता करेगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है, सर क्लीन शेव करके जाऊं या क्लीन शेव ना करूं? मैं इसके बारे में यही बोलूंगा। ठीक है, जो आपका दाढ़ी होगा ना वो क्या होता है ना कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्लीन शेव में एकदम ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो मैं ये कभी नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लीन शेव करें। इन जनरल मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूं कि क्लीन शेव करके जाइए, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट ही फील ना करें क्लीन शेव के बाद तो वो करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों का तो इंटरव्यू 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपके पास अभी 2 वीक्स है, तो आप एक बार ट्रिम करा के देख लीजिए। या तो मेरे हिसाब से 0 या तो 1, ये दोनों में से कोई साइज एक आप लगा के देख सकते हो जो आपको सूट करता है। आप जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वही साइज अप्लाई करें एंड इंटरव्यू का 2 या 3 दिन पहले अप्लाई करें। ठीक है, ताकि अगर आपका कुछ गलती भी हो आप 1-2 दिन में उसको कवर अप कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों को और भी सवाल है कि सर विश कहां पे मतलब किस तरह करें? 12 बजे का पहले जाते हो उसमें तो आपको गुड मॉर्निंग विश करना ही है। अगर आप 12 बजे का बाद में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको विश करना है गुड आफ्टरनून। ठीक है, एंड अगर आपका इंटरव्यू होते होते सनसेट हो गया, सांझ हो गया,
तो मैं बोलूंगा उस समय आप गुड इवनिंग, उस समय वो नून नहीं है, वो इवनिंग हो गया, तो उस टाइम पे आप लोग गुड इवनिंग विश कीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आप इंटरव्यू रूम में आप एंटर करोगे तब आप लोग यही चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका टाइम क्या हो रहा है, वो 12 बजने वाला है या 12 बज के पार हो गया, ठीक है। ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि ये छोटा छोटा गलती ना हो, क्योंकि ये छोटा छोटा गलती बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। ये कोई भी बिहार का बच्चा अगर आसाम से अप्लाई किया हुआ है और उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन मिला है, अगर उस बच्चे को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको तो एसामीज आता ही नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन भी मिल गया तो आप गांव के जो गांव आपको अगर मान लीजिए कुछ रूरल एरिया में आपको पोस्टेड मिल गया तो उस जगह पे आपको तो लोकल लैंग्वेज आता ही नहीं है, तो आप लोकल पीपल को किस तरह हैंडल करोगे, क्योंकि आपको तो लोकल लैंग्वेज आता ही नहीं है। तो उस केस में आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर मुझे लोकल लैंग्वेज तो नहीं आता है, लेकिन अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं लोकल लैंग्वेज सीखने का कोशिश करूंगा। एंड मेरा ज्वाइनिंग का टाइम में, इनिशियल टाइम में मैं जो मेरा सब स्टाफ होगा, सब ऑर्डिनेट होगा एंड मेरा जो कलीग्स होगा, उन लोगों का मदद से मैं उन लोगों को हैंडल करने का कोशिश करूंगा। एंड उसके साथ साथ मैं डे बाय डे जितना जल्दी हो सके लोकल लैंग्वेज में सीखने का कोशिश करूंगा। इसमें से क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव इंटेंट शो होगा एंड आपका एक इंटरेस्ट भी शो होगा कि आप मतलब वो लोकल लैंग्वेज सीखने में आप भी इंटरेस्टेड हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन शो होगा आपका, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का है। अगर आपको दूसरा लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन पूछे, लोकल लैंग्वेज से अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप लोग फ्रीली होकर बोलिए कि सर मुझे लोकल लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, काइंडली मुझे हिंदी या इंग्लिश में मुझे बोला जाए सर, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों का और भी एक सवाल है कि सर मैं क्या बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज में क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूं? मैं हिंदी में भी उतना कंफर्टेबल नहीं हूं, इंग्लिश में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं यही बोलूंगा, अगर आपको इंग्लिश को छोड़ के दूसरा कोई भी लैंग्वेज में अगर इंटरव्यू देना है, मींस अगर बाइलिंगुअल में भी आपको इंटरव्यू देना है या आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है, तो आप जब आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला हो उससे पहले आप पैनल से एक परमिशन ले लीजिए। इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव चीज दिखेगा। अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यू पैनल इंग्लिश में सवाल कर रहा है एंड आप हिंदी में जवाब दे रहे हो, तो वो अच्छा नहीं होगा, वो चीजों को देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। बेटर क्या होगा कि आप इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही पैनल मेंबर जो हेड होंगे उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर मैं हिंदी में देना चाहता हूं, मैं हिंदी में दे सकता हूं क्या। आई डोंट थिंक कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हो एंड आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हो एंड आप दोनों लैंग्वेज मिक्स करके आप दे सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे का सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि सर मेरा ये सर्टिफिकेट गुम हो गया है, मेरा ये सर्टिफिकेट स्कूल से मैंने नहीं लाया, मैंने कॉलेज से भी ये सर्टिफिकेट नहीं लाया, मेरा प्रोबेशन ग्रेजुएशन में मेरा प्रोबेशन का सर्टिफिकेट है। तो आज मैं इसके बारे में मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। मान लीजिए कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको शो करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, वो चेक करता ही है। फर्स्ट 10th का जो आपका पास सर्टिफिकेट हो गया प्लस आपका मार्कशीट, 12th का भी सेम एंड ग्रेजुएशन का सेमिस्टर, अगर सेमिस्टर होता है या आप अगर ईयरली होता है, ईयरली वाइज आपका मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका जो पास सर्टिफिकेट होगा ना, ये आपका चेक करेगा। अभी बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मेरा 10th का सर्टिफिकेट गुम हो गया, 12th का सर्टिफिकेट गुम हो गया, या तो मेरा ग्रेजुएशन का जो पास सर्टिफिकेट है ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजन है। तो इस केस में मैं बोलूंगा, मान लीजिए कि आपका 10th का पास सर्टिफिकेट गुम हो गया। अगर आपका पास सर्टिफिकेट गुम हो गया तो आपको नया इशू करवाने के लिए आप जो बोर्ड से आपने 10th पास किया उसको आपको एक लेटर देना होता है। उसके बाद क्या होगा, जो आप बोर्ड से जब आप कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे, उस कॉरेस्पॉन्डेंस का जो भी रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, वो इंटरव्यू में जाके आपको शो करना है। तो उस टाइम में माइट भी वो लोग बोलेंगे कि आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा एंड ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इमीडिएटली उसको इशू कराने का आप मतलब बोर्ड से कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा बात, ग्रेजुएशन में आपका पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, आपका प्रोविजनल है। तो इस केस में दो चीज होता है, एक होता है कि आपको यूनिवर्सिटी मिला ही नहीं। अगर आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है तो वो आप
इंटरव्यू जो आपका जब डीवी होगा उस टाइम आप ये बात बोलिए कि मुझे यूनिवर्सिटी से वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिला ही नहीं है, मुझे अभी तक प्रोफेशनल में ही मुझे दिया गया है। तो उसमें मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ अगर आपको मिला है लेकिन आपसे गुम हो गया या आपने कॉलेज से नहीं लिया, उस केस में अगर आपके पास प्रोविजनल है, प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको ओरिजिनल शो करना पड़ेगा। तो मैं यही चीज बार बार बोल रहा हूं, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट का आपके पास प्रॉब्लम है, इन दैट केस आप जो भी बोर्ड से स्टडी किए हो, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट हो, उस यूनिवर्सिटी से इमीडिएटली कोरेस्पोंडेंस कीजिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम का कोई भी डीवी में जाइए, ये चीज आपका वेरीफाई होगा ही होगा। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार सर्टिफिकेट हो गया, सारा कुछ सही से रखिए, इन फ्यूचर आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों का है कि सर मैं एक स्टेट का हूं, दूसरे स्टेट से अप्लाई किया हूं, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ये आरआरबी जो है या कोई भी बैंक एग्जाम हो, वो ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। अगर आप एक स्टेट से बिलोंग करके दूसरे स्टेट से आप अप्लाई किए हो, तो अगर आपने सारा क्राइटेरिया फुलफिल किए होंगे तो उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सिर्फ आप नहीं, बहुत बच्चे ऐसे अप्लाई करते हैं। क्लर्क में, कोई भी बैंक का क्लर्क में हो गया, आरआरबी में हो गया, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखिए, अभी मैं एनओसी का बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एनओसी का थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एनओसी का कहानी। ठीक है। फर्स्ट केस ये है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस समय आपके पास जॉब नहीं था, एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जॉब मिला, आप अभी जॉब कर रहे हो। उस केस में आपको क्या करना है, आप जो कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो, अगर वहां से आपको एनओसी मिल जाए देन वो बहुत ही बढ़िया, आप उसको लेके चला जाइए एंड वहां पे बोल दीजिए कि मैं ज्वाइनिंग, जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था उस समय मैं अनएम्प्लॉयड था, अभी मुझे जॉब लगा है एंड मेरा कॉर्पोरेशन से मैं एनओसी लेके आया हूं। तो इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यह हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस कि आप फॉर्म फिलअप का टाइम में अनएम्प्लॉयड थे एंड अभी आप जो कॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं वहां से आपको एनओसी नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस मैं यही बोलूंगा, अगर आपका कॉर्पोरेशन से आपको एनओसी नहीं मिल रहा है तो आप ये चीज एक डीबी में मेंशन ही मत कीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आप बोल दीजिए कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। ये तो हो गया दूसरा केस। तीसरा केस कि आप जब फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम आपका जॉब था। इन दैट केस क्या होता है, अगर आपने फॉर्म फिलअप में मेंशन किया तो जॉब में आप एंगेज्ड हो, इन दैट केस क्या होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है कि आपको आपका कॉर्पोरेशन को भी इंटीमेट करना होता है। उस केस में कॉर्पोरेशन आपको एनओसी देता है एंड ये सॉर्ट आउट, उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपने मेंशन किया एंड आपका कॉर्पोरेशन से आपको एनओसी नहीं दे रहा है, तो इस केस में आपका प्रॉब्लम होगा, आपको एनओसी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ये 100% है। ये 3 या 4 केस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आप अगर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वो समझ में आ गया होगा कि आपको अभी करना क्या है। आई थिंक आप लोगों का जो सारा छोटा छोटा जो क्वेरीज था, डिफरेंट छोटा छोटा क्वेरीज, ड्रेस को लेके, टाई को लेके, ब्लेजर को लेके, उसके बाद क्लीन शेप को लेके, विश को लेके, आई थिंक आप लोगों का भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ एंड आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो डेफिनेटली आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनका इंटरव्यू है। ठीक है। एंड आई होप आज आप लोगों को अगर कुछ नया सीखने को मिला ये वीडियो से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह और भी वीडियोस के लिए, एंड लाइक एंड शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।